तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पिछले 18 सालों से चल रहा है और इन 18 सालों में हमने कई लेजेंडरी कैरेक्टर्स देखे, जिसके साथ साथ कई कैरेक्टर्स तो भुला भी दिए गए। पर इतने लंबे टाइम में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो आज तक अपने नाम को जस्टिफाई नहीं कर पाए। और आज की ये वीडियो ऐसे ही मार्वल के टॉप 10 फ्रॉड्स के बारे में है। अब इस लिस्ट में वो कैरेक्टर्स हैं जो ऑलमोस्ट आधे या पूरे एक दशक से एमसीयू में शामिल हैं, पर उन्हें आज तक वैसी स्टोरी या रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली जैसा उन्हें मिलना चाहिए था। और इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने हमें पूरी तरह डिसअपॉइंट किया, और उनके केस में तो हम एमसीयू को भी दोष नहीं दे सकते। अब भाई आप अपने फेवरेट हीरो को इस लिस्ट में देखने के बाद इससे पहले कमेंट्स में तबाही मचा दो। आप ये जरूर याद रखना कि इन्हें मार्वल ने जस्टिस नहीं दिया है, हम तो यहाँ बस रैंक कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, टास्क मास्टर। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टास्क मास्टर कहीं से भी उस टास्क मास्टर जैसी नहीं थी जिस टास्क मास्टर को फैंस जानते हैं। खैर इससे पहले भी एमसीयू ने कई कैरेक्टर्स बर्बाद किए हैं, पर जो हाल टास्क मास्टर का किया गया उसका तो क्या ही कहना। अब जिन्होंने भी कॉमिक्स पढ़ी है या फिर मार्वल के एनिमेटेड शोज ही देखे हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा कि टास्क मास्टर क्या चीज है। टास्क मास्टर मार्वल कॉमिक्स में वन ऑफ द बेस्ट मास्टर कॉम्बिटेंट्स में से एक है, जिससे अच्छे फाइटर्स जल्दी लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि टास्क मास्टर से लड़ना ऐसा फील होता है कि आप खुद से लड़ रहे हो, और फिर उस फाइट में आप तभी जीत पाओगे जब आप इतने काबिल रहो कि आप खुद को हरा सको। पर ब्लैक विडो मूवी के लिए मार्वल ने सोचा कि वो मूवी वैसे भी मासी फील नहीं हो रही थी, तो उसे वेट देने के लिए उन्होंने उसमें टास्क मास्टर को डाला, पर उसे बना दिया एक ब्रेन डेड, पर्सनैलिटी लेस, बिना किसी ऑटोनॉमी का एक माइंड कंट्रोल रोबोट। आप सोचो, एक कैरेक्टर जो दूसरों को कॉपी कर सकता है पर खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता। आई मीन ये सेंस भी नहीं बनाता। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एमसीयू खुद अपने इस फ्रॉड को एक्सपोज हो जाने से वाकिफ था। हालांकि जब इस कैरेक्टर का खुद पर कंट्रोल आया तब एमसीयू ने इसे मार दिया। ये बहुत सोचने वाली बात है कि चलो आपने टास्क मास्टर को मेल से फीमेल बना दिया, उसको पहले ब्रेन डेड दिखाया, बाद में उसको आजाद करवाया, पर फिर आपने उसको मारा क्यों? नंबर 9, द वॉर मशीन। कर्नल जेम्स रोड्स, टोनी का जिगरी यार। पर जब एमसीयू ने डिसाइड किया था कि वो वॉर मशीन को एमसीयू में लाने वाले हैं, तो ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और ध्यान रहे दोस्तों, ये कैरेक्टर एमसीयू में ऑलमोस्ट 16 सालों से है, पर आप एक भी रिमार्केबल मोमेंट नहीं बता सकते वॉर मशीन का जहां पर कर्नल रोड्स ने शाइन किया हो। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि वॉर मशीन आर्मर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है मार्वल कॉमिक्स में। जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है उन्हें पता है वॉर मशीन आर्मर खुद में एक पूरी आर्मी के बराबर है। ये उस कैलिबर का आर्मर है कि टोनी के एडवांस आर्मर बनाने के बाद भी वॉर मशीन आर्मर खुद में सबसे हैवी हिटर्स आर्मर्स में से एक स्टैंड करता है। अगर कोई नॉन कॉमिक रीडर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एमसीयू में वॉर मशीन को उसके ट्रू पोटेंशियल पर दिखाया जाता तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की एयरपोर्ट बैटल में वॉर मशीन अकेला पूरी कैप की टीम को धूल चटा देने की कैपेसिटी रखता है। और आपको लगेगा कि मैं फेक रहा हूं, पर ट्रस्ट मी दोस्तों, कॉमिक्स में वॉर मशीन आर्मर पूरे एवेंजर्स को टेक डाउन करने की कैपेसिटी रखता है, पर एमसीयू में वॉर मशीन बस नाम का वॉर मशीन बनकर रह गया। नंबर 8, कैंग द कॉन्करर। अब तो आलम यह है दोस्तों कि कैंग का नाम याद आते ही दिल में दर्द सा हो जाता है, क्योंकि एमसीयू के फेल्ड मल्टीवर्स सागा वाले विजन का सबसे वीकेस्ट पॉइंट खुद उसी का मेन विलन था, कैंग द कॉन्करर। इस कैंग को अपने कैंग वेरिएंट्स की लिस्ट में सबसे ईवल, सबसे एग्रेसिव और सबसे रूथलेस वेरिएंट होना चाहिए था, पर यह बंदा सिर्फ और सिर्फ हवाबाज निकला। पूरी एंट-मैन द वॉस्प क्वांटमेनिया में जो कैंग के डायलॉग थे वो तो ऐसे थे कि भाई थैनोस भी कोने में कांप रहा हो। बताओ क्या ही कहा था इस बंदे ने। एक पॉइंट तो कैंग ने कहा था कि अनगिनत यूनिवर्स के एवेंजर्स तक को उसने मारा है, पर हुआ क्या? ऑनेस्टली मार्वल इससे ज्यादा एंटी क्लाइमेटिक विलन नहीं दिखा सकता था। क्वांटमेनिया की ही बात करें तो जब कैंग का रेज मोमेंट आता है जहां हमें लगता है कि हाँ भाई अब ये गुस्से में सिटाडेल से नीचे आएगा और भयंकर लेवल पर तबाही मचा देगा, पर वो तो बस हाथ से लेजर शूट कर रहा है और लोगों को डिलीट कर रहा है। आई मीन एक पल को तो ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई कि भाई फील क्या किया जाए यहाँ पे। वहीं इस विलन को एंड कैसा मिला? ये विलन बस चींटियों के झुंड से हार गया। अब मैं मानता हूं कि वो एंड्स नॉर्मल एंड्स नहीं थे, पर कम ऑन भाई, अगर आप एक सागा के विलन को स्टैब्लिश करने जा रहे हो तो उसको आपको एक लेजेंडरी हार तो देनी पड़ेगी। नंबर 7, कैप्टन मार्वल। अब हम बात करने वाले हैं कैरल डेनवर्स की। अब मैं जानता हूं कि इस नाम को मेरे लिस्ट में देखने के बाद कई सारे लोगों को खुशी हुई होगी, पर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो चलो इसको कंपेयर करते हैं द बॉयज के यूनिवर्स से। अगर मार्वल वॉट है तो कैरल डेनवर्स उसकी होमलैंडर है, क्योंकि ये कैरेक्टर बस एक मार्केटिंग पावर हाउस बनकर ही रह गई और आज तक मार्वल कैरल डेनवर्स से कुछ भी रिमार्केबल प्रूव नहीं करवा पाया सिवाय टोनी को रेस्क्यू करने के। मुझे आज भी याद है कि एंड गेम के टाइम पर कहा गया था कि कैप्टन मार्वल पावर
पावर इम्बैलेंस को पूरा कर देगी। पर एवेंजर्स एंड गेम मूवी के क्लाइमेक्स फाइट में थैनोस एक ही पंच में उसे दूसरे पिन कोड पर पहुंचा देता है और फिर वो पूरी फाइट में कहीं नजर नहीं आई। पर हद तो तब हो गई जब अपनी दूसरी ही मूवी में कैप्टन मार्वल बस एक बैंगल के अगेंस्ट पिट रही थी और ऑनेस्टली उस मूवी में कैरल अपने बाइनरी फॉर्म में मार खा रही थी। तो चाहे मार्वल कितना भी मार्केटिंग गिमिक ला दे, सच तो यही है कि मार्वल ने आज तक कैरल डेनवर्स से कुछ भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं करवाया है उसके नाम को जस्टिफाई करने के लिए। नंबर 6, निक फ्यूरी। अब इस नाम के साथ कुछ लोग कह सकते हैं कि फ्यूरी ने ही एवेंजर्स को सेटअप किया था, तो वो फ्रॉड कैसे हो सकता है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि फ्यूरी ने एमसीयू में कभी भी अपने स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड का कोई एग्जांपल नहीं दिया। हाइड्रा 70 सालों से शील्ड के अंदर पनप रहा था और फ्यूरी भी बहुत लंबे टाइम से शील्ड का डायरेक्टर था, पर स्टिल उसे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि हाइड्रा कितना इन्फिल्ट्रेट कर चुका है शील्ड में। वो कभी वर्ल्ड काउंसिल को एग्री नहीं करवा पाया एवेंजर्स मूवी में। वहीं अलेक्जेंडर पियर्स तो सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी उंगलियों पर नचाता था, पर फ्यूरी के कैरेक्टर का असली असैसिनेशन हुआ सीक्रेट इन्वेजन में। सीक्रेट इन्वेजन ने तो फ्यूरी को पूरा मजाक ही बना के रख दिया था। सीक्रेट इन्वेजन में ये बंदा पूरी दुनिया में एक एलियन रेस के इन्वेजन को होने दिया। ये उस मामले को खुद से अच्छे से हैंडल भी नहीं कर पाया, पर फॉर सम रीजन ये एवेंजर्स को नहीं बुलाना चाहता था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के निक फ्यूरी का पूरा करियर इस यूनिवर्स में बड़ा अजीब सा रहा है, क्योंकि जितना इंटेंस और मिस्टीरियस फ्यूरी को होना चाहिए था उतना ही उसे बर्बाद कर दिया गया। साथ ही साथ उसकी एक आंख खोने वाली मिस्ट्री का भी मजाक बना दिया गया सिर्फ कुछ हंसी के लिए। नंबर 5, ड्रैक्स। इस कैरेक्टर को कहा जाता है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, पर ऑनेस्टली मैं तो इस कैरेक्टर को कहूंगा ड्रैक्स द मिसिंग डिस्ट्रॉयर, क्योंकि जब से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एमसीयू में आए हैं तब से लेकर आज तक आप एक भी ड्रैक्स का शाइनिंग मोमेंट नहीं बता सकते। गार्डियंस की टीम के हर एक मेंबर का एक शाइनिंग मोमेंट रहा है, इनफैक्ट ग्रूट और मैंटिस का भी, पर ड्रैक्स आज तक बस एक कॉमिक रिलीफ से ज्यादा कुछ नहीं रहा। ये कैरेक्टर कहता था कि इसकी जिंदगी का पूरा मकसद रोनन को मारना था और ये उसमें भी फेल ही हुआ, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसे बड़ी मूवी में भी ड्रैक्स बस जोक मारता हुआ दिखा। अब कॉमिक्स में सब जानते हैं कि ड्रैक्स एक बहुत ही हैवी हिटर कैरेक्टर है, एटलीस्ट इतना कि वो हल्क से टो टू टो लड़ सकता है, पर एमसीयू में ड्रैक्स बस एक चलते फिरते जोक से ज्यादा कुछ नहीं है। और देखा जाए तो अगर आप गार्डियंस के ग्रुप से ड्रैक्स को हटा भी दोगे तो भी उनकी एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कैरेक्टर को मार्वल ने इतना यूजलेस बना रखा था। नंबर 4, गैलेक्टस। अब इस फ्रॉड्स की लिस्ट में ये एमसीयू का सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर में जो गैलेक्टस हमने देखा वो ऑनेस्टली डिवाउरर ऑफ वर्ल्ड्स के नाम पर बस एक कलंक से कम नहीं है। उस पूरी मूवी में कितना ज्यादा हाइप बनाया गया कि गैलेक्टस ने ये कर दिया वो कर दिया। वो पास के स्टार सिस्टम के 5 प्लैनेट्स को खा गया था और वो फिर अर्थ पर आता है और एक सुपर ह्यूमन उसे उसके पावर के अगेंस्ट पुश कर देती है। आई मीन इन लोगों को समझ में आता है कि एक प्रॉपर्ली फेड गैलेक्टस कितना ओवर पावर्ड कॉस्मिक फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक पेट भरे हुए गैलेक्टस को टेक डाउन करने के लिए भी मल्टीपल सेलेस्टियल्स की जरूरत पड़ती है। एक भरा पेट गैलेक्टस कुछ ऐसा है जिसके सामने कोई नहीं आना चाहता, और एमसीयू में एक खाए पिए गैलेक्टस का मजाक बना के रख दिया गया। एंड आई थिंक इससे बड़ा लेट डाउन कुछ नहीं था एमसीयू में हाल के टाइम में। मार्वल कहीं ना कहीं अपनी सिनेमैटिक कहानी को बचाने के चक्कर में गैलेक्टस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। गैलेक्टस वो कॉस्मिक फोर्स है जो डेथ और एटर्निटी के बीच बैलेंस बनाता है। ये वो है जो कि फीनिक्स फोर्स के बाद दूसरा सबसे फियर्ड एंटिटी है पूरे मार्वल मल्टीवर्स में। ये वो है जो कि एगामोटो से उसी के रियल में स्टेलमेट कर चुका है और मेफिस्टो से उसी के रियल में इक्वल फुटिंग पर लड़ता है, पर अनफॉर्चुनेटली एमसीयू में गैलेक्टस का वो पोटेंशियल हमें नहीं दिख पाया। नंबर 3, विंटर सोल्जर। जी हाँ दोस्तों, जेम्स ब्यूकनन बार्न्स। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के बाद ये कैरेक्टर एकदम एमलेस नजर आया पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इनफैक्ट अभी भी एमसीयू को कोई आइडिया नहीं है कि अब उन्हें बकी के साथ क्या करना है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में तो बकी मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्लिक्टेड ही नजर आया। इसके बाद वो बस गन चलाता हुआ नजर आया बैटल ऑफ वकांडा में, और इतने सालों तक सेबेस्टियन स्टैन को इस रोल में दिखाते हुए मार्वल उनके कैरेक्टर से कुछ भी रिमार्केबल नहीं करवा पाया। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में तो उन्होंने सैम विल्सन ग्लोरिफिकेशन में ही सारा प्लॉट बर्बाद कर दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या बनाया बकी को? पॉलिटिशियन। इससे ज्यादा डायरेक्शनलेस राइटिंग किसी कैरेक्टर की नहीं है। ये बंदा एक सुपर सोल्जर है, और इसको सिर्फ सुपर सोल्जर होने के लिए नहीं जाना जाता, इसको जाना जाता है वन ऑफ द मोस्ट डेडली फाइटर्स होने के लिए। पर अपने बकी के लिए ये हैवीनेस कहीं खो सी गई है। ऐसा लगता है कि जब से बकी का रिडेम्पशन आर्क खत्म हुआ है तब से उसके कैरेक्टर में जान ही नहीं बची, और इसीलिए आज भी आप कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के एडिट्स और रील्स पर लाइक करते फिरते हो, क्योंकि वही बकी का सबसे पीक मोमेंट था। नंबर 2,
हल्क। अब मैं जानता हूँ हल्क को लेकर एमसीयू उतना क्रिएटिव नहीं हो सकता क्योंकि मार्वल स्टूडियोज हल्क की सोलो मूवी या प्रोजेक्ट नहीं ला सकता राइट्स की वजह से, पर वो शेयर्ड प्रोजेक्ट या असेंबल मूवीज में उसे ला सकते हैं। पर मार्वल ने यहाँ भी सभी फैंस को निराश किया है। पहली एवेंजर्स मूवी में लिविएथन को टेक डाउन करने के अलावा आपको हल्क का शाइनिंग मोमेंट आज तक नहीं दिखा होगा। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी रेज मोमेंट के बाद वो हल्क बस्टर से हार गया, थॉर रैग्नारॉक में भी उसे मजाकिया ही बना दिया गया और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में तो हल्क पर थैनोस की ऐसी दहशत छाई कि वो टैप आउट कर गया। और ऑनेस्टली स्नैप के अलावा आप ये नहीं बता सकते कि हल्क आज तक क्या कंट्रीब्यूट कर चुका है एमसीयू में या एवेंजर्स में। लोगों ने एमसीयू में एक सीरियस और फॉर्मिडेबल हल्क मांगा था, पर इन्होंने हल्क के पर्सोना को एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस दे दिया, एक ऐसा लैकलस्टर वर्जन जिसे थॉर और वेल्क्री डायरेक्शंस दे रहे थे, जबकि हल्क बहुत ही स्मार्ट और सीरियस पर्सोना है ब्रूस बैनर का। पर ऑफ कोर्स नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले ट्रीटमेंट में हल्क आज तक तो बस फ्रॉड ही साबित हुआ है, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हल्क आकर कुछ करेगा या नहीं। नंबर 1 डॉक्टर स्ट्रेंज। अब इस नाम पर कईयों को हैरानी हुई होगी, पर ट्रस्ट मी दोस्तों, स्ट्रेंज आज तक अपने सॉर्सर सुप्रीम वाले नाम को जस्टिफाई नहीं कर पाया है। अपनी पहली मूवी में स्ट्रेंज क्योंकि एक स्टूडेंट था तो हम उसे थोड़ी छूट दे सकते हैं, पर उसके बाद वो सॉर्सर सुप्रीम था, पर उसने एवेंजर्स एंड गेम जैसे बड़े मौके पर एक डैम का पानी रोकने के अलावा कुछ नहीं किया। आई मीन वॉर जीतने की पॉसिबिलिटी, टोनी का मरना, पर स्ट्रेंज थोड़ा तो दम दिखाता फाइनल बैटल में। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी जो एक काम हमने उसे करते देखा वो भी था डार्क होल्ड की वजह से। तो लगभग 10 साल एमसीयू में रहने के बाद भी स्ट्रेंज का सॉर्सर सुप्रीम वाला माइट अभी तक नहीं दिखा। वहीं स्पाइडरमैन नो वे होम तो वो नॉर्मल ज्योमेट्री से हार गया था, जबकि वो मिरर डायमेंशन और उसके रूल्स को मैनिपुलेट कर रहा था, तो भी खुद के रियलिटी डिस्टॉर्शन में खुद फंस जाना ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाता। वहीं हमने एंशिएंट वन को देखा था जो कि काइसिलियस के रियलिटी डिस्टॉर्शन तक को ओवरराइड कर देती है। वो बिना टाइम जेम के एक मोमेंट को हजारों लम्हों में खींच पाती थी, और स्ट्रेंज अभी तक वैसा कुछ भी करता हुआ हमें नहीं दिखा है। और सीरियसली अब तो जरूरत भी है कि अगर एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में स्ट्रेंज दिखे तो उनकी प्रेजेंस और उसके प्रेजेंटेशन को वो जस्टिफिकेशन दिया जाए, वरना अभी तक के कैरेक्टर डेवलपमेंट में तो स्ट्रेंज बस एक ओवर हाइप्ड कैरेक्टर ही लगा एमसीयू में। तो दोस्तों ये थी लिस्ट उन 10 मार्वल कैरेक्टर्स की जो कि आज तक हमें अपने ट्रू पोटेंशियल पर नहीं दिख पाए। ऑब्वियसली इन्हें फ्रॉड कहना थोड़ा ओवर एग्जैजरेशन लग सकता है, लेकिन पर बात यह है कि हर कैरेक्टर को मार्वल, डीसी या कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसा ट्रीटमेंट दे सकता है जिससे फैंस कभी ना भुला पाए। और मैं जानता हूं कि स्टूडियोज पर सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी टेलिंग का प्रेशर होता है, लेकिन ये भी कहां तक फेयर है कि जब आप हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और विंटर सोल्जर जैसे कैरेक्टर्स को इमेजिन करते हो तो आपको बस एक दो ही लेजेंडरी मोमेंट्स याद आते हैं। आप एक तरफ इनविंसिबल को ही देख लो, उसकी स्टोरी तो सबको पता है कि क्या होने वाली है, पर तब भी उसके क्रिएटर्स ने उसको लेजेंडरी बना दिया। ये बताता है कि नियत बढ़िया हो तो हर कैरेक्टर को जस्टिस मिल सकता है, तब लोग इन्हें फ्रॉड नहीं बोलेंगे। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। क्या इस लिस्ट में ऐसा कोई कैरेक्टर था जो आपके हिसाब से फ्रॉड नहीं था, या फिर इस लिस्ट में कोई मिसिंग है? आइए इन सबके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।